Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Okay. So again, अस्सलाम वालेकुम, हेलो या फिर नमस्ते अगर हमारे पास यहाँ पर दूसरे रिलीजन्स या दूसरे सेक्स से लोग मौजूद हैं। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छा वीक गुजारा होगा। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर 3 की तरफ। हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन मैनुअल्स, यूएन वुमेन का मैनुअल्स है, द ट्रेनिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स एंड sites moving. Yes. Training manual on gender and climate change resilience. उसका आज हमारा जो थर्ड लेक्चर कह लें या थर्ड सेशन कह लें वो है, and it is basically on gender equality and intersectionality. Okay, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जेंडर इक्वेलिटी जो है वो हमें ये बता रहा है कि तमाम जो जेंडर्स हैं वो कह लें इक्वल हैं या सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इंटरसेक्शनलिटी हमें ये बात बताती है कि इट्स ओके एवरीबडी इज इक्वल, बट हर एक के राइट्स जो हैं या हर एक की कह लें नीड्स या हर एक की वल्नरेबिलिटीज, हर किसी को फैसिलिटीज हैं वो थोड़ी चेंज चाहिए होती है। जिस तरह की बात हमने की थी लीव नो वन बिहाइंड के अंदर या LNOB के अंदर के हमें जो है डिफरेंट कम्युनिटीज या हर कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्टर्स को देखने की जरूरत है। वुमेन की नीड्स डिफरेंट होंगी, एक गर्ल की नीड डिफरेंट होंगी, एक एल्डरली पीपल की जो नीड्स है वो डिफरेंट होंगी। इंटरसेक्शनलिटी वो ये कहती है कि एक इंसान या जो एक डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट जो लोग पाए जाते हैं उनकी नीड्स है वो डिफरेंट हो सकती है। या इसका एक दूसरे एंगल से हम इसको देखें तो वो हम ये देखते हैं कि एक ही विमेन या एक ही औरत के डिफरेंट एज के अंदर या कह लें डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर उनकी नीड्स है या उनकी वल्नरेबिलिटीज है वो फिर डिफरेंट हो जाती है। इसका हम थोड़ा सा और मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने लेक्चर के अंदर जो है वो इस बारे में बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी एंड इंटरसेक्शनलिटी। सबसे पहले हम बात करने जाएंगे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। बेसिकली यूएन वुमेन 2014 के मुताबिक जेंडर इक्वालिटी है क्या, या जेंडर इक्वालिटी को हम कंसीडर किस तरह से कर सकते हैं। यूएन वुमेन 2014 जो है उसके अंदर उन्होंने ये कहा था, यूएन वुमेन जो है वो ये कहता है कि जब हम किसी किस्म की डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएंगे या फिर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाएंगे उनके अंदर हमने जेंडर इक्वालिटी को फोकस करना है। दैट इज क्रूशियल। हम किसी भी ह्यूमन को या किसी भी विमेन, किसी भी एल्डरली पीपल या किसी भी इंसान को उसकी सेक्स की बेस पर, उसकी जेंडर की बेस पर, उसकी आइडेंटिटी की बेस पर उसके यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स से जो है वो उससे वो ले नहीं सकते। ओके, ये वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। हम किसी भी बेस के ऊपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और हमें जो है अपनी डेवलपमेंटल पॉलिसीज के अंदर, अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर या फिर इससे रिलेटेड अगर हम कोई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं या रिस्क जो है वो प्लान बना रहे हैं, मैनेजमेंट प्लान, तो उसके अंदर हमें उनको कंसिडर करने की जरूरत है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो वो वर्ल्ड बैंक है वो थोड़ा सा डिफरेंट सेम सिनेरियो है, बट वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर हम एक चीज को फोकस कर लेंगे ना तो हमारे पास ये 3 चीजें जो यहाँ पर लिखी आ रही है, जो 3 पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस है, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे होते जाते हैं। हाउ? वर्ल्ड बैंक 2012 के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वो ये कहता है कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी। हाउ? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कंसीडर करें कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर 2 मशीन है। एक मशीन को हम डेली यूज कर रहे हैं, उसको डेली जो है वो सर्विस कर रहे हैं कि हम इससे काम ले सकते हैं, हम इससे जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं एंड दैट इज गुड। लेकिन जो दूसरी मशीन है वो ऐसे ही जो है वो रखी हुई है और उसको वक्त के साथ साथ जंग लगता जा रहा है और जो किसी काम की नहीं आ रही। हालांकि जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री, उसके पास दोनों चीजें मौजूद है, ठीक है, यानी उसके पास दोनों फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन वो एक के ऊपर फोकस करिए, दूसरे के ऊपर नहीं कर रही। तो रिजल्ट में क्या होगा कि उसके जो आउटकम है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अगर से वो दोनों मशीन को इस्तेमाल करता तो उसका प्रोडक्ट अच्छा बनना था, उसके पास इंसेंटिव ज्यादा आना था, उसकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी थी। तो दैट्स सेम केस विद अस कि हमारे माशरे में या हमारे कंट्रीज में या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जो कि बहुत बैकवर्ड एरियाज कह सकते हैं, वहां पर फोकस किया जाता है मेनली एक जेंडर की पढ़ाई पर या एक जेंडर के जो है वो स्टेबलाइज होने के ऊपर, जबकि विमेन को जो है वो पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर। तो हम तब क्या कर रहे थे कि एक मशीनरी को यूटिलाइज करें, दूसरी मशीनरी को जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हैं।
अगर हम दोनों मशीनरीज को या दोनों जेंडर्स को साथ साथ लेकर चलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसके नतीजे में हमारी मुमकिन है। सेकेंडली वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि अगर हम जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी साथ साथ होती है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है वो प्रोग्रेस आ सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में बेटर आउटकम्स इन फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड फैमिली हेल्थ। अब थर्ड पे वो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को कंसीडर करते हुए हमारे पास जो पीसफुल सोसाइटीज बनेंगी, पॉलिसी डिसीजंस इंप्रूव होंगे और इक्विटेबल और सस्टेनेबल कम्युनिटीज होंगी। ऐसा किस तरह से हो सकता है कि अगर हम जो है सोसाइटीज के अंदर कंसीडर करते हैं वुमेन को किसी भी कोई प्लान बनाते हुए या कोई पॉलिसी बनाते हुए, तो वुमेन डू नो बेटर अबाउट द नीड्स ऑफ अदर वुमेन। तो यस, वुमेन्स के अंदर ये वाली इक्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है कि वो एम्पैथेटिक होती हैं, ठीक है, या दूसरों का दर्द महसूस कर सकती हैं, दूसरों की नीड्स ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर सकती हैं। सो इन दैट केस हमारी जो आगे पॉलिसीज बन सकती हैं, प्लान्स बन सकते हैं, उनके अंदर जो दूसरी वुमेन्स है उनकी नीड्स बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई हो सकती है। तो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है, पीसफुल सोसाइटीज बन सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर हम फोकस करेंगे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। अच्छा, एक्चुअल वुमेन मैनुअल के अंदर एक बात ये लिखी गई है कि बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए या वुमेन को इनके राइट्स मिलने चाहिए। गवर्नमेंट्स ने ये रिकॉग्नाइज भी किया है कि जो ड्यूटी बेयरर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, या फिर वो किसी भी किस्म का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये बताती है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे जो राइट्स हैं जो डिप्राइव है वुमेन के लिए, और उनमें से जो सबसे जो के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। वो ये है कि बहुत सारे वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, या फिर वुमेन रिमेन सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेड इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स, कि उनको जो लीड रोल्स हैं वो बहुत कम दिए जाते हैं, या डिसीजन मेकिंग रोल्स उनको जो है बहुत ज्यादा कम दिए जाते हैं। इस वजह से वो कहता है it is thus important to empower women so as to expand economic growth, promote social development and establish more stable and just societies। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटीज जस्ट हो, स्टेबल हो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, so that's why women को empower करना ज्यादा जरूरी है। फिर वो एक सिनेरियो की बात करता है कि मूविंग बियॉन्ड एम्पावरमेंट टू इक्वालिटी। एम्पावरमेंट जरूरी है लेकिन इक्वालिटी के साथ साथ। इसके बारे में वो क्या कहता है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो मेन बातों को, लाइक मूविंग बियॉन्ड टू एम्पावरमेंट, मूविंग बियॉन्ड एम्पावरमेंट टू इक्वालिटी के अंदर दो मेन चीजें डिस्कस की जाएंगी जो कि हम अभी आगे करते हैं। ओके, सो पहली जो चीज है वो है इंटरसेक्शनैलिटी, द लेयर ऑफ आइडेंटिटीज। अगर हम HRBA अप्रोच को यूज करें यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी लेंस के साथ साथ, तो ये है कि वुमेन्स की जो ये बात है वो एक्नॉलेज की जानी चाहिए कि वुमेन्स आर नॉट होमोजेनस कम्युनिटी, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो साइज है वो सबको फिट आएगा, या सारी ह्यूमन्स या सारे वुमेन्स के जो नीड्स हैं वो एक होनी चाहिए। इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं कि हर वुमेन के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हर वुमेन की नीड्स डिफरेंट है, उनकी वल्नरेबिलिटीज डिफरेंट हैं, और इसी तरीके से या इसी बात की वजह से जो है उनके जो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है और उनके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग। सेकेंड बात जो है वो ये कहता है कि कंपाउंडेड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये बात कैसी है, या इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि वुमेन को सिर्फ एक किस्म की इनइक्वालिटी का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। वुमेन्स के लिए एक जगह पर एक सोसाइटी में दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज मौजूद होती हैं और वुमेन को उनका सामना करना पड़ता है। अब होता क्या है कि ये इनइक्वालिटीज एक दूसरे के साथ मिलकर ओवरलैप कर जाती हैं और नई किस्म की इनइक्वालिटीज को जन्म देती हैं, जिनको टैकल करना कभी कभार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 या 4 इनइक्वालिटीज इकट्ठी, 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटीज इकट्ठी एक जगह पर असरअंदाज हो रही है, इसको हम कहते हैं कंपाउंडेड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर ओवरलैपिंग इनइक्वालिटीज। अब जो कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन है इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आ जाती है एज। अब एक यंग गर्ल और एक एल्डरली वुमेन
इन दोनों की जो वल्नरेबिलिटीज या नीड्स हैं वो डिफरेंट होंगी और इनको इनइक्वालिटीज में डिफरेंट इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ेगा। एथनिसिटी और रेस के बेसिस पर इंडिजिनस वुमेन ऑफन फेस यूनिक कल्चरली रूटेड बैरियर्स। डिसेबिलिटी की बेस पर डिफरेंट वुमेन के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से जो है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, उनको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, या लोकेशन की वजह से। अब होता क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सिंपल सी, फॉर एग्जांपल अगर एक वुमेन फ्रॉम रूरल एरिया वो विजिट करें या वो इस साइड पर आए शहरी इलाकों के अंदर, तो उनको किन किन इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले इनइक्वालिटी उनकी होती है कि एजुकेशन के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर जो रूरल वुमेन है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और एज कम्पेयर टू द सिटी वुमेन, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी उनकी ये होती है। दूसरी इनइक्वालिटी अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो वो हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे आ जाती है। तो जो रूरल कम्युनिटीज हैं फॉर एग्जाम्पल उनको ज्यादा पुअर होती हैं एज कम्पेयर टू द सिटी कम्युनिटीज, तो एक डिस्क्रिमिनेशन ये आ जाती है। लोकेशन की वजह से जाती है, लाइक वो रूरल से उठ के आई है शहरी इलाकों के अंदर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वहां पर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज कंबाइन हो गई हैं। एक उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पर, एज की बेस पर हो सकती है, या उनके एजुकेशन की बेस पर हो सकती है। सो ऐसे सिनेरियोज के अंदर जब दो या तीन इनइक्वालिटीज कंबाइन हो जाती हैं तो उनको डिफरेंट सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स। और कभी कभार हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स या हमारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज के अंदर उनको टैकल नहीं किया जाता, उनको ऑफन मिस कर किया जाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एम्पावरमेंट अगर जरूरी है तो उसके साथ साथ इक्वलिटी भी जरूरी है। ओके अब हम जो हमारा जो जेंडर लेंस है या फिर जो है हमारी जेंडर इक्वलिटी या इंटरसेक्शनैलिटी जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम HRPA यानी ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच और LNOB लीव नो वन बिहाइंड के साथ जो है वो किस तरह से मैच कर सकते हैं, या कह लें उसके साथ मिलाकर या उस लेंस से जो है इसको किस तरह से देख सकते हैं। इसके हमारे पास कहेंगे 4 स्टेप्स या 4 वेज हैं। सर सबसे पहला तो है चैलेंजिंग द मेल नॉर्म। अगर मैं बहुत सिंपल लफ्जों में आपको ये बयान करूं या ये समझाऊं, तो ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं या जो प्लान्स बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो एक स्टैंडर्ड की बेस पे बनाई जाती हैं, या फिर अगर हम कहें कि एक स्टैंडर्ड सेट करके जो है वो सारी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, अगर एक सिंपल सी मैं बात करूं, अगर मेरा कोई ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है या किसी बस के रूट्स के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो वो ये कंसीडर किया जाएगा एक सबको एक इक्वल मानते हुए। वहां पर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वुमेन के अगर जो है वो रूट्स डिफरेंट हो सकते हैं या मेन के रूट्स डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली वहां पर एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग एक मेल को कंसीडर किया जाता है और उसी की बेस के ऊपर जो मेल नॉर्म, उसी की बेस के ऊपर जो वो सारी पॉलिसी बना दी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है, डी होमोजेनाइजिंग द जेंडर। हम एक जेंडर को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते या एक यूनिफॉर्म ग्रुप के तौर पर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर जो जेंडर्स मौजूद होंगे उनके डिफरेंट आइडेंटिटीज को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उनकी नीड्स को और उनकी वल्नरेबिलिटीज को एंड देन पावर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसे जो है वो हमें अपनी पॉलिसी के अंदर बनाना होगा। अगर मैं वही ट्रांसपोर्ट प्लान की बात करती हूँ तो उसको बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग सपोज्ड सिनेरियो, अगर बनाया जा रहा है कि 9 to 5 की जॉब के हिसाब से, तो मेल के हिसाब से कि वो 9 बजे घर से निकलेंगे या 5 बजे घर वापस आएंगे, सो ट्रांसपोर्ट प्लान जो है उसी हिसाब से बनाया जा रहा है। या एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें कि अगर मुझे देखना है कि अगर किसी किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, वो सुबह 8 बजे से लेकर जो है वो शाम को 3 बजे तक करवाए जा रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड ह्यूमन को देख के बनाया जा रहा है। बट अगर मैं वुमेन की सिनेरियो के अंदर बात करूँ तो सुबह 8 बजे के करीब उठकर वुमेन्स को घरों के अंदर नाश्ता बनाना होता है, घरों के अंदर सफाई को देखना होता है, पहले सारा घर संभालना होता है एंड देन किसी काम के लिए जाना होता है। सो 8 बजे का टाइम फॉर द वुमेन्स नहीं थी। 3 बजे की बात करें इन केस ऑफ वुमेन के जिनके बच्चे हैं या जिनको घर डील करना है, 3 बजे की बात करें तो वो टाइम होता है बच्चों के घर वापस आने का या आपके घर के दूसरी जो है जरूरियात को देखने का, दोपहर का खाना बनाने का। सो इस सिनेरियो के अंदर अगेन वुमेन की नीड्स को नहीं देखा गया कि वुमेन्स के शेड्यूल क्या होंगे, कि उस हिसाब से जब हम अपना या एजुकेशनल प्रोग्राम या हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं सो उसको डिस्कस करें। सो बेसिकली जो जनरली है वो एक जो है ह्यूमन को या जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसके अंदर जो ह्यूमन को कंसिडर किया जाता है वो एज अ मेल कंसिडर किया जा रहा है। ओके
लाइक अगर हम स्टैंडर्ड बात करें तो एक ह्यूमन को सामने मद्देनजर रखकर, जो एक मेल को सामने मद्देनजर रखकर जो वो पूरा प्लान बनाया जाता है, वुमेन के अलग नीड्स को नहीं देखा जाता। सो इस मेल नॉर्म को जो है वो तोड़ने की या चैलेंज करने की जरूरत है, तभी जो है वो हम अपने जेंडर इक्वलिटी की तरफ जा सकते हैं और उसको उसके ऊपर जो HRPA है और LNOB अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मेरी बातें समझ आ रही है? ओके, ठीक हो गया। So आज की स्लाइड ज्यादा लंबी नहीं है, आई गेस 2 to 3 slides are more left. Okay. So the second one is the strategy gender mainstreaming. As defined by the UN Economic and Social Council, gender mainstreaming is not the add-on or an afterthought, it is the core strategy. अच्छा, अब ऐसा है कि अगेन अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं या कोई भी ऐसा जो है वो लेजिस्लेशन या पॉलिसीज बना रहे हैं, सो उस पॉलिसीज की जो इम्प्लीकेशंस है वो हमें वुमेन और मेन के ऊपर जो है उस प्रोसेस की इम्प्लीकेशंस जो है वो अलग अलग देखने की जरूरत होगी। हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है या उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो वुमेन के ऊपर किस तरह से आएंगी और मेन के ऊपर किस तरह से आएंगी, और हमें हर लेवल के ऊपर और हर एरिया के ऊपर जो उसको देखने की जरूरत होगी। It makes gender concerns and integral dimensions of the design, implementation, monitoring and evaluation policies. और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट होता है क्या है? It ensures that everyone benefits equally and that inequality is not accidentally perpetuated by the program itself. Okay, जैसे कि पहले हमने बात की थी कि प्लान्स बनाते वक्त जो है वो वुमेन्स को कंसीडर करना ज्यादा भी जरूरी है। ज्यादा जरूरी नहीं क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें कि हर किस्म के जेंडर को जो है मद्देनजर रखना लाजमी है, तो हमने वुमेन के साथ साथ मेन को भी देखना है या दोनों को देखना है कि दोनों के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आ रहा है हमारे प्रोग्राम का या हमारी पॉलिसी का या हमारी किसी भी किस्म के लेजिस्लेशन का। ऐसा ना हो कि हम किसी एक ग्रुप को मद्देनजर रखते हैं और उसके नतीजे में कोई दूसरा ग्रुप निग्लेक्ट ना हो जाए और उसके राइट्स जो है वो बिल्कुल फुलफिल ना हो। तो हमने इक्वलिटी से काम लेना है, दोनों की इम्प्लीकेशंस देखनी है, उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है और उन दोनों को एड्रेस करना है। फिर हम आते हैं कि कुछ इदारे या फिर कुछ लोग या कुछ जगहों पर जो है वो ट्विन ट्रैक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। ट्विन ट्रैक अप्रोच क्या है कि लाइक अगर हम कोई भी प्लान पॉलिसी बना रहे हैं, पहले हमने बात की है कि हमें जो है वो मैन और वुमेन को इक्वली देखना चाहिए, दोनों को साथ देखना चाहिए ताकि कोई जो है वो किसी भी किस्म की किसी की नीड से फुलफिल होने से रहना चाहिए। ट्विन ट्रैक अप्रोच के अंदर क्या होना चाहिए कि पहला ट्रैक या पहला जो सूरत हाल है, पहला वे है वो ये है कि जेंडर इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए कि उस प्लान के अंदर दोनों मेन और वुमेन के कंसर्न्स को जो है वो डील किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। या फिर सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि स्टैंडर्डली तो सबके लिए बना लिया जाए प्रोग्राम, लेकिन जो हमारे पास स्पेसिफिक जो जेंडर स्पेसिफिक जो सेक्टर होगा कम्युनिटी का, या वुमेन हो सकते हैं, एल्डरली हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन हो सकते हैं, तब हमें जो है उनके लिए उनकी स्पेसिफिक नीड्स को जो है वो फोकस किया जाए और उन स्पेसिफिक नीड्स को जो आइडेंटिफाई किया जाए और उनको स्पेशली जो है वो एड्रेस किया जाए। एक स्टैंडर्ड तो सबके लिए मौजूद होगा, लेकिन जो है जो हमारे पास जो वो वाला सेक्टर होगा कम्युनिटी का जो कि निग्लेक्ट हो रहा है, जो ज्यादा वल्नरेबल है, उसको कंसीडर किया जाए। ओके, लास्ट या फोर्थ स्टेप जो है वो जो हम बात करते हैं कि हम HRBA को LNOB को जेंडर लेंस के साथ ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, जिसका फोर्थ स्टेप है वो है मूविंग टुवर्ड अ जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ऐसा है कि जो आपको यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल कहता है वो ये कहता है कि हमें सिर्फ वुमेन को इंक्लूड नहीं करना है या फिर ऐसा नहीं करना कि अगर हम मतलब कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी या कुछ भी है उसके अंदर सिर्फ वुमेन को इंक्लूड करते जाए, ओके ठीक है वुमेन का पार्ट है उन्हें रख दिया, बट वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, जहां पर हमें देखना है कि लुकिंग एट द सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी, हमें उनकी रूट्स को एड्रेस करना है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, ड्यूटी बेयरर्स को रिस्पॉन्सिबल हेल्थ देयर मस्ट बी हेल्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर आउटकम्स, एंड पावर डायनामिक्स को डिस्कस करना है, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल एंड पावर डायनामिक्स दैट पुश द स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द वुमेन फर्दर बिहाइंड। सो इन सारे केसेस, इन सारे 4 वेज से जब हम LNOB को और HRBA को हम जेंडर इक्वालिटी के साथ जो है वो ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर।
होप सो मैंने ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं किया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाने से पहले मैं एक और बात एड्रेस करना चाहूंगी। आप में से किसी ने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि आईएमएफ और एसडीजीज गोल्स, क्या वो पर्सन अभी यहाँ पर मौजूद हैं? अगर तो वो पर्सन यहाँ पर मौजूद है सो प्लीज रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो उनका, मैं उस क्वेश्चन को, यस ओके रमीशा, सो मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में पढ़ूंगी और मैं आपको इसका जवाब दूंगी। अच्छा, तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, क्योंकि उस वक्त मन था कि मेरे पास इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो ऐसा है कि हमारे पास जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो आईएमएफ रूल्स को भी फॉलो कर रही है और एसडीजीज को भी फॉलो कर रही है। अगर मैं इन बाकी पार्टिसिपेंट्स को कंटेक्स्ट बताती चलूँ, सो आईएमएफ के जो रूल्स हैं या आईएमएफ के जो हम रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं, उनमें ये है, हमने आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है जो कि हमें वापस करना है, और आईएमएफ हमें कॉन्टिन्यूसली जब हमारी फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड देता है, जो हमें जो लोन्स है वो दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से हम उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए जो है वो जरूरी है, या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम उनके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो इमदाद है या जो लोन है वो रोक लिया जाएगा। अब जो आईएमएफ के रूल्स हैं और जो एसडीजीज के रूल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि आपने अपने एजुकेशन का और हेल्थ का जो बजट है वो थोड़ा सा कम करना है, अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके इसके जो खजाने है उसके अंदर थोड़ा सा जो इनकम है वो ज्यादा, और वो जो लोन है वो आईएमएफ को वापस किया जा सके। ओके, सो आईएमएफ का जो गोल है वो ये है। आईएमएफ जो है वो कह लें एक शॉर्ट टर्म गोल है उसका, या वो प्रेजेंट पे फोकस करता है कि प्रेजेंटली जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बैंकरप्ट ना होने दिया जाए। सेकेंडली, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आपको एकदम से जो है वो एक्ट करने को नहीं कहेंगे, वो आपको सस्टेनेबली जो है वो लेने को चलने को कहेंगे, वो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। पाकिस्तान इनके अंदर बैलेंस कैसे करता है? पाकिस्तान आईएमएफ को भी जवाब है, उसका भी जो रूल्स फॉलो करना है, और एसडीजीज का सिग्नेटरी भी है। आईएमएफ के रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर हम उनको वक्त के ऊपर फॉलो नहीं करेंगे हमारा जो लोन है, जो इमदाद है वो रोक ली जाएगी। लेकिन एसडीजीज के जो रूल्स है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मैं वो गैर फिल्टर की सीरियस बात करूँ तो दे आर जस्ट फॉर एडवाइजरी, ठीक है, लाइक वो एडवाइस करने वाले रोल्स हैं। सो ऐसे सिनेरियोज के अंदर पाकिस्तान का जो पहला फोकस होता है वो ये होता है कि वो आईएमएफ के रूल्स को पूरा करे, अपने बेसिक बजट कम कर दे, टैक्सेस ज्यादा कर दे और अपना लोन वहां से उतार दे। वहां से लोन उतारने के बाद अगर वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाएगा तो फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जाएगा और उनके जो गोल्स हैं उनको पूरा करेगा। सो अगेन पाकिस्तान इज नाउ फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म गोल या फिर प्रेजेंट गोल, ताकि वो प्रेजेंट अपनी हालत बेहतर कर सके। प्रेजेंट में हालत बेहतर होगी देन वो लॉन्ग टर्म गोल्स और सस्टेनेबल गोल्स की तरफ जाएगा। तो आई होप सर हमेशा कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। तो आज के सवाल जवाब मैं अगेन देने की जरूरत और पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं दे सकी तो मैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट करूंगी। एनी क्वेश्चन गाइस? ईशा अली कह रही हैं ड्यूटी बेयरर्स आर द पब्लिक बॉडीज हु मेक पॉलिसीज फॉर अस एंड हैव ड्यूटी टू फुलफिल द पीपल राइट्स। बिल्कुल ऐसे ड्यूटी बेयरर्स वो लोग हैं जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने आपके जो हकूक हैं वो पूरे करना, फुलफिल करना और उनको प्रोटेक्ट करना। आना फारूक इज आस्किंग फॉर लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, जरूर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ना मिले, अगर अभी नहीं मिलेंगी तो कुछ ऐसा तक मिल जाएंगी, लेकिन जरूर मिल जाएंगी। वी डू हैव द रिकॉर्डिंग्स, और उनको जो है वो थोड़ा सा बैक एंड पे एडिटिंग का काम होता है और उनको अपलोड करने का काम होता है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिले हो रहा है एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, बट आपको मिल जाएंगे। एनीथिंग एल्स? इंजमामुल हक कह रहे हैं मैम 6 लेक्चर हो जाए,
का अभी तक कोई नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे 6 वीक्स हैं, तो अभी हम 3rd वीक में हैं, सो इट मींस अभी आपके 3rd लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। मैं फिर दोबारा टीम से बात करूंगी कि वो प्लीज प्रोसेस जो है स्पीड अप करें एंड यस आपको रिकॉर्डिंग पहुंचा दें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही हैं तो आपको पीडीएफ लास्ट में मिल जाए। सो आई विल मेक श्योर कि कल तक आपको पीडीएफ ट्रांसफर हो जाए। ओके, सारे पार्टिसिपेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। आई गेस यू डू हैव कम्युनिटीज लाइक फॉर द जनरल सेट। ओके, आई विल लुक इनटू दिस, आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा इंशाल्लाह। Yeah, this was an 8 week fellowship, 6 week के आपके लेक्चर्स थे और उससे पहले जो 2 वीक्स थे वो आपकी फंड रेजिंग के थे और टास्क 1 के थे। सो वो आपके 2 वीक्स उसके अंदर निकल गए थे एंड 6 लेक्चर्स आर दिस। उसके बाद हाँ 6 लेक्चर्स। नो वरीज लाइबा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का, आप लोगों का सुनने का, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जो है वो पहुंचा दी जाए पीडीएफ लास्ट में इंशाल्लाह। मैं अभी टीम से बात करती हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सबके आने का। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।